हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका एक बार फिर से इस सीरीज में और मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग अपनी सीरीज द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर के आखिरी वीडियो पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, सीजन 1 का ये आखिरी वीडियो है एंड आई कैन नॉट बिलीव दैट हमने 10 एपिसोड इसमें बनाए और आप लोगों का इतना प्यार मिला इस सीजन में। इस सीजन में हमने बहुत सारी अतरंगी बातें की, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल काफ़ी सारी बातें की और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सब चीज़ों को आपके सामने रैप अप करने आया हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी पूछा था कि आपको अगर मन में कोई शेयर है जिस पे आप जानना चाहते हो कि क्या वहां पे एक बुल रन स्टार्ट हो रही है कि नहीं, तो उनके ऊपर में भी मैं कमेंट्स आपको आज देने वाला हूं। जरूर ये वीडियो एक हफ्ते लेट से आया बट उतने टाइम में रिसर्च भी अच्छी हो पाई एंड साथ ही साथ मैंने और भी कई चीज़ों पे एनालिसिस की, कई चीज़ों पे रिसर्च की जिसके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल्स उसके भी। साथ ही साथ बिफोर वी मूव इनटू द वीडियो और मैं रैप अप कराना शुरू करूं कि हमने इस सीजन में क्या क्या सीखा, मैं चाहूंगा कि आप इस सीजन को कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें जो स्टॉक मार्केट के बारे में या तो जानकारी रखते हैं या फिर जानकारी रखना चाहते हैं। जितने ज्यादा लोग तक ये हमारी सीरीज पहुंचेगी उतना हम सबको फायदा है एज ए कम्युनिटी। शायद आगे जाकर के हम सभी बेहतरीन इन्वेस्टर बनेंगे और बेहतरीन वेल्थ इकट्ठा करेंगे। सो आई होप ये सीरीज बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी रही, बिगनर्स को मजा आया होगा। ये तो आप सबके कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि आपको कितना मजा आया। तो जरूर अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट में आज जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये सीरीज एंड साथ ही साथ शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सो दैट हमने जो यहाँ पे काम किया इस सीजन को बनाने का वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। गोज विदाउट सेइंग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो, तो इसके साथ मैं अभी आई बटन में आपको ये लिंक दे रहा हूं पूरी प्लेलिस्ट की, आप आराम से वहां पे जाकर के शेयरिंग कर सकते हैं और वापस देखना चाहें सीरीज तो देख सकते हैं। अब आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज के वीडियो में मैं कहूंगा काफी लेड बैक अप्रोच है। मैं ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पीच वगैरह रेडी करके नहीं आया हूं क्योंकि ज्यादातर चीजें मेरे को बात करनी है इस वीडियो में वो या तो मैंने पहले कर दी थी या फिर मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन देने हैं कुछ स्टॉक्स पे, तो उन सब चीज़ों पे। तो आई थिंक ज़्यादा प्रिपरेशन या ज़्यादा रिसर्च की दरकार यहाँ पे अब नहीं है। सो लेट्स गेट बैक स्ट्रेट इनटू अवर वीडियो कंटेंट। वीडियो में अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको रैप अप करवा देता हूं कि सीजन में हमने क्या सीखा। घबराइए मत, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमने जो मेन बातें यहाँ पे सीखी थी वो मैं एक बार वापस ब्रश अप करा देता हूं। पहली बात जो हमने सीखी थी वो ये था कि देखो, अगर आप सेविंग्स करते जाओ और पेशेंटली एक लॉन्ग टर्म होराइजन में अपना पैसा जमा करते जाओ तो फिर आप बहुत ज्यादा वेल्दी हो जाओगे। जैसे आज सुबह ही मैंने कैलकुलेशन की थी कि मुझे 4 साल में करोड़पति बनना है तो मुझे कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे। आई हैव गॉट अ फिगर ऑलरेडी, मुझे 15 से 16 लाख रुपए हर साल सेव करने होंगे सो दैट आई विल बिकम अ करोड़पति इन जस्ट 4 years फ्रॉम नाउ। अब ये मैंने तो खुद के लिए टारगेट सेट कर लिया है। अब वो टारगेट कैसे पूरा होगा वो देखेंगे बाद में, लेकिन ये टारगेट जरूर सेट किया है मैंने। सो इस टारगेट के पीछे पढ़ना है और इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, किस तरह इतनी बड़ी सेविंग्स हम करेंगे एनुअली, वो देखा जाएगा। पता नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई सूरत हाल नहीं, लेकिन फिर भी आगे जरूर देखा जाएगा कि हाँ ये टारगेट्स अचीव किए जाए। ऐसे टारगेट्स के लिए एक सनक चाहिए और लॉन्ग टर्म होराइजन में सेविंग्स करने की आप में पेशेंस भी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब है तो वेलकम टू द इन्वेस्टर्स क्लब, आप एक बेहतरीन इन्वेस्टर जरूर बनेंगे। नंबर 2, मोस्ट मनी इज मेड बाय इन्वेस्टर्स नॉट ट्रेडर्स। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं आप सभी को कि अगर आप अपना वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टर बनना ज्यादा आसान भी है, ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है। ट्रेडर बनने में टेंशन भी ज्यादा है, स्किल भी ज्यादा चाहिए और रिवॉर्डिंग भी शायद उतना ना हो। थर्ड थिंग वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के मैंने आपको रिस्क प्रॉपरली दिखाए थे, प्रॉपरली मैंने समझाया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड्स की खामियां भी आपको बताई थी इस सीरीज में। मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड्स क्यों अंडर परफॉर्मर्स हैं, क्यों जबरदस्त रिटर्न्स आपको नहीं देते, क्या कारण है या कितने चांसेस हैं उसके। तो देखो, एक बात तो तय है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आप स्किल सेट डेवलप करना चाहते हो और मेहनत करना चाहते हो तो ही डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जाओ। वो बहुत रिस्की एरिया है लेकिन रिवॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा है। वहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपना समय इतना नहीं दे पाओगे, इतनी रिसर्च करना आपके बस का नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स में आप जा सकते हो। बट अगेन, उसमें 12 से 15% के रिटर्न के सपने आपको चाहे जो भी दिखाए, आप वो सपने ना ही देखे तो बेहतर होगा। ऑन वेरियस ओकेजन्स ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे रिटर्न्स ना मिले। ऑब्वियसली चांसेस इतने भी हैं कि आपको उतने मिल जाए, लेकिन फिर 20-25 नहीं मिलेंगे, ये तो पक्का बात है। तो इस चीज के लिए रेडी रहें। म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में चॉइस करने से पहले ये जरूर खुद को क्वेश्चन करें कि क्या आप तैयार हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के लिए। थर्ड थिंग इज डोंट लेवरेज। कुछ भी हो जाए, लोन लेकर के शेयर मार्केट में पैसा हम नहीं लगाएंगे, कोई भी हाल में नहीं लगाएंगे। इसी वीक मेरे को एक ख्याल आ रहा था कि चलो थोड़ा सा लोन मैं ले लेता हूं एंड लोन लेकर के मेरी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किल शायद है, तो शायद मैं लोन के पैसे चुका भी पाऊंगा और कुछ पैसे खुद भी बना पाऊंगा।
बट देन मेरे ऐसे शुभचिंतक लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे स्ट्रिक्ट नो बोलते हैं, एंड दैट टू ऑन माई फेस। मुझे नो बोल दिया जाता है एंड देन, और उसी समय मैं ये लेवरेज वाला ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता हूँ। हाँ, ये मैं बात जानता हूँ कि अगर आपको बेशुमार पैसे और बहुत तेजी से बनाने हैं तो लेवरेज आपको मदद कर सकता है, बट यकीन मानिए अगर आपको लेवरेज की दरकार होगी तो आपका कॉन्फिडेंस आपको बताएगा लेना है कि नहीं लेना। अदरवाइज आप लेवरेज के साथ शुरुआत ना ही करें तो बेहतर है। माई फिफ्थ पीस ऑफ एडवाइस इन दिस सीजन वॉज दैट आपको अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। हर किसी के बोलने पे, हर किसी के कुछ भी बोल देने से सुन लेना, या फिर मैं एक प्रॉपर एटीट्यूड नहीं रखना है स्टॉक मार्केट के लिए या आपकी पूरी जर्नी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बचें उस चीज़ से, अपना एटीट्यूड पे काम कीजिए, रिसर्च कीजिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़िए, बढ़िया लोगों को फॉलो कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। यही चीज मैंने 6 पॉइंट में लिखी है, दैट यू नीड टू फॉलो सर्टेन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। कुछ बेहतरीन इन्वेस्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था इस सीजन में, मैं उनको फुल ऑन फॉलो करता हूं। इन द सेंस मुझे ये पता है कि रामदेव अग्रवाल जी का लेटेस्ट इंटरव्यू कब आया, मैं देख भी चुका हूं। मैं बाकी सारे इन्वेस्टर्स के भी सारे इंटरव्यूज देख रहा हूं जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं क्यूरियोसिटी के तौर पे कि उनको क्या लग रहा है, मार्केट अभी क्रैश होगा कि नहीं होगा। उस पर भी बात करेंगे आज के वीडियो में। इसके बाद 7वां जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि देखो खुद की रिसर्च करो और बाकी जो भी आपको बोले उसको नो बोलते हुए आगे बढ़ो। मैंने आपको ये बात क्लियरली बोली थी कि अधिकतर शेयर्स यस बोलने लायक होते ही नहीं है, नो बोलने लायक होते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है वो सब बताए हुए हैं, बस आपको नो बोलने की हैबिट होनी चाहिए। ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च आपको करना पड़ेगा। एंड फाइनली मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बहुत बड़ा हिंट ये दिया था कि अगर आप किसी भी शेयर का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो उसकी हिस्टोरिकल एनालिसिस जरूर से करनी चाहिए। ज्यादातर लोग करते नहीं हैं और इस कारण से गंदे गंदे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने आपको वर्स्ट बेस्ट सभी तरह के स्टॉक्स आपको मेंशन किए थे लास्ट 2 वीडियोस में, एंड आई होप उससे आप सीखे हो कि किस तरह हिस्टोरिकल एनालिसिस आपको फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। सो दैट वाज ऑल द रिसर्च दैट आई हैड गिवन टू यू थ्रू दिस सीजन। मैंने इस सीजन में आपको ये सारी बातें सिखाई। ये था पूरा अपना रैप अप वाला सेक्शन, एंड आई होप आप इन सारी लर्निंग्स को जरूर से ध्यान रखोगे। ये एक तरह का रिवीजन था, टीचर हूं तो रिवाइज तो कराऊंगा अपने कंटेंट को, तो मैंने करा दिया आपको ये रिवीजन झटपट। और अब आते हैं अपने स्ट्रेट अपने वर्डिक्ट पे, यानी कि जो मैंने आपसे टोटल स्टॉक्स लिए थे, जितने स्टॉक्स पे मेरे को बात करनी थी उसके ऊपर में अपडेट। पहले मैं बता दूं कि एज वी मूव इनटू दैट ये एक नया सेगमेंट चालू हो गया हमारा, जिसको मैं कह सकता हूं स्टॉक्स पर चर्चा। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने कुछ स्टॉक्स का नाम लिया और मैंने उस पर चर्चा करने का यहाँ पे मुद्दा बनाया है। अब यहाँ एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि मैंने स्टॉक्स की एनालिसिस की है ओनली विद द व्यू पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टर। मैं कोई भी स्टॉक पे यस या नो आपको जो बोल रहा हूं, पहला तो वो एक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे हिसाब से उसमें एक बुल रन स्टार्ट हो रही है कि नहीं, मैं उस पर कमेंट करने वाला हूं। अगर मुझे लगता है कि किसी में 1, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल की अपॉर्चुनिटी शुरू हो रही है तो उस पर मैं कहूंगा आपको यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी शायद शुरू हो सकती है। बट दैट डज नॉट गारंटी कि आप अभी उसमें पोजीशन बनाएं और आप पैसे बना लेंगे। गारंटी कोई भी चीज की नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें पोजीशन बन सकती है, मैंने खुद ने बनाई है कि नहीं बनाई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड उसके बाद डिसीजन लेना आपका काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोल दूं, कोई रेकमेंडेशन यहाँ पे एकदम भी नहीं है। यहाँ पे बस मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूं, अपनी रिसर्च का आउटपुट बता रहा हूं। सो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो भी बोल रहा हूं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, स्पेक्युलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और कोई भी महीने 2 महीने के रिजल्ट्स के ऊपर में भी बात नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूं यहाँ मल्टीपल ईयर्स के रिजल्ट्स पे, या कम से कम मल्टीपल क्वार्टर्स के रिजल्ट्स पे। तो कम से कम मैं बात कर रहा हूं कि हमें 15 महीने से लेकर के 18 महीने की होल्डिंग या फिर 24, 25, 30 महीने की हमारी क्या होल्डिंग रह सकती है इसमें, उस पे यस या नो का कमेंट है। ठीक है, सो उसी चीज के नजरिए से इसे प्लीज देखें। अच्छा, माइंड बॉगलिंग फिगर्स आए मेरे पास टोटल 55 स्टॉक्स के नाम आए। अभी भी नाम आ रहे हैं लेकिन मैं कुछ को कवर नहीं कर पाया, ऑब्वियसली जो लेट आए, लेकिन टाइम पे 55 स्टॉक्स के मेरे पास नाम आए। उन सब पे मेरा वर्डिक्ट ये है, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। वर्डिक्ट अगर मैं देना शुरू करूं तो आईटीसी पे इट्स अ स्ट्रिक्ट नो भाई। मतलब अभी भी अगर आईटीसी पूछा जा रहा है तो उनको मैं यही कहना चाहता हूं, व्हाट हैव यू लर्नड। आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी होगी जरूर, लेकिन इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इंस्पाइट ऑफ इट बीइंग अ वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी। एक इन्वेस्टर के लहजे से मेरे हिसाब से आईटीसी अच्छी कंपनी नहीं है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी आर गुड कंपनीज, लेकिन अभी कोविड से रिकवरी चल रही है। मैं एक फ्रेश बुल रन यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है हाँ रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, खास करके एचडीएफसी के रिजल्ट्स आने के बाद इट इज गोइंग रियली वेल। अभी थोड़ा और वेट करेंगे तो शायद एक बुल रन शुरू होगी। अभी एज ऑफ नाउ कोई भी फाइनेंशियल कंपनी में नहीं हो रही, ये मैं बता देता हूँ।
वोल्टास इट्स अ नो। बर्जर पेंट्स नो इसलिए है क्योंकि इसकी बुल रन बहुत पहले से चल रही है। मैं आपको बता दूं इस पे कोविड का इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट बर्जर पेंट में ना के बराबर इंपैक्ट रहा। इसमें एक बुल रन नवंबर 2018, आई थिंक बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है, आपको शायद नजर नहीं आए, लेकिन नवंबर 2018 से इसमें एक बुल रन मेरे रिसर्च के अनुसार चालू है। एंड उसके बाद ये स्टॉक ऑलरेडी 86% ऊपर है। जिनके पास पहले से है उनको मैंने होल्ड करने की एक अपनी तरह से, या मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता। फ्रेश बाइंग शायद मैं नहीं कर पाऊंगा इस लेवल पे, और रिकमेंडेशन मैं आपको कुछ दूंगा नहीं। एसबीआई इज अ गुड कंपनी, अगर आपको लगता है तो आप इन्वेस्ट करें, मुझे नहीं लगता तो मैं इसमें नो बोल रहा हूँ। एचडीएफसी एएमसी पे मैंने लिखा है एनए, क्योंकि ये कंपनी की पास्ट रिकॉर्ड है ही नहीं, ये 5 साल 10 साल से लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, ऐसी कंपनियों को मैं रिसर्च में कवर नहीं करता, इसलिए एनए लिखा है मैंने इसके लिए। देन वी हैव एक्सिस बैंक, इट्स अ नो, ज्यादा पैसा यहाँ नहीं है। एचयूएल में मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है, ये हाल फिलहाल में एक अच्छी बुल रन शुरू कर रहा है। मई 2020 में मैंने इसमें एक बुल रन आइडेंटिफाई की थी, तब से ये 17% अप है। मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा। जहां तक बात है क्या मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रखा हूं एचयूएल में, तो मेरा जवाब है ना, मैंने अपॉर्चुनिटी जरूर देखी है इसमें, एंड मैं फिलहाल एचयूएल में एकदम भी इन्वेस्टेड नहीं हूं और कोई इरादा भी नहीं है। नेक्स्ट अप इज विप्रो। विप्रो में मुझे नहीं लगता है कोई चांस है अभी। रिलायंस इंडस्ट्री एक सुपर बुल रन में एंट्री जरूर किया, जून 2020 में इसकी एंट्री हुई, तब से स्टॉक 21% ऊपर जा चुका है। आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बट स्टॉक बहुत ज्यादा अभी अपने हाइट्स पे है। अगर एक डिप हो तो शायद एक अपॉर्चुनिटी बने, डिप नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा रुक करके कॉन्शियसली ही डिसाइड करना चाहिए। इफ आई वुड हैव बीन यू, मैं थोड़ा वेट करता। रिलायंस लुक्स अट्रैक्टिव, मेरी फैमिली में मैंने राइट्स इशू में पार्टिसिपेशन करवाया, सबको बोला पार्टिसिपेट करो, बट मैं पर्सनली रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर नहीं हूं, मेरे पास नहीं है, मैं शायद इरादा भी नहीं रखता कि इसको रखने का, बट आई थिंक हाँ एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास है वो बैठे रहें, बेचने का टाइम तो नहीं है। नेक्स्ट अप इज आईओएल केमिकल्स। भाई ये जबरदस्त शेयर है, और इन सब शेयरों में अभी जो भी मैजिक हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज एपीआई से रिलेटेड कई सारी डेवलपमेंट हो रही है। अब जिनको नहीं पता एपीआई क्या मैं बता दूं, अपनी इंडिया में फार्मा सेक्टर में बहुत रेडिकल चेंजेस होने वाले हैं। तो फार्मा सेक्टर को जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, ये सारे केमिकल कंपनीज हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और सब में एकाएक तेजी आई है। वेदर इट बी आईओएल केमिकल और एसआरएफ, ये सब केमिकल रिलेटेड कंपनीज हैं, सब में जबरदस्त तेजी है। अभी तो फार्मा और केमिकल्स में ही तेजी है, बट केमिकल्स में भी कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स में ही तेजी है, जैसे आईओएल है, केमिकल्स है, इसमें है, एसआरएफ में भी तेजी बोल सकते हैं। अभी तक तेजी आरती विनती जैसी कंपनियों में नहीं है, बट इनमें जरूर है। अब मैं बता देता हूं इसमें तेजी का कारण क्या है। आईओएल केमिकल्स में मेन तेजी का कारण है कि इनका जो प्रोडक्ट है उसका मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आज से नहीं लास्ट 2 साल से। सो इतनी तेजी से बढ़ने के कारण ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा है, नॉन स्टॉप भाग रहा है। अगर मैं बताऊं तो इसमें मई 2020 में, जहां सिर्फ 2 महीने पहले मैंने एक बुल रन आइडेंटिफाई की थी, पोजीशन खुद ने नहीं बनाई थी, लेकिन तब से ये स्टॉक 69% भाग चुका है। मतलब भागता है तो ये कैसे भी भागता है, 2 महीने में 70% मैंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है कि आईओएल केमिकल जैसी कंपनी में मैं पैसे लगाऊं। पहला कारण बहुत छोटी कंपनी है, दूसरा इनका ज्यादा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है और उसमें मार्जिन जिस भी दिन स्टेबलाइज हुए ये कंपनी वापस लुढ़क जाएगी वहां से। सो आई थिंक थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये कंपनी ऑलरेडी बहुत तेज है, अगर आप इस तरह की कंपनी में हाथ लगाते हैं कम से कम अपनी रिसर्च पुख्ता करें कि ऐसी कंपनी में हाथ लगाना कि नहीं। आयन एक्सचेंज मैं ज़्यादा इसको फॉलो नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ इसमें मैंने एक बुल रन आइडेंटिफाई की जो कि मई 2020 से शुरू है। फिलहाल ये स्टॉक 6% डाउन है एंड आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन हाई चांस ये भी है कि मैं अगर, क्योंकि मैं इस पर कोई आपको अपडेट वीडियो नहीं ला रहा, तो ये मैं बता सकता हूँ जब एक स्टॉक बुल रन में भी इनिशियल डेज में गिरना शुरू हो जाता है, देन देयर इज अ हाई चांस कि बुल रन एक सस्टेन नहीं कर पाएगी। सो ये अगर यहाँ होता है तो पॉसिबली एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो आयन केमिकल पे कोई भी पर्सनल राय नहीं, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट यस एक बुल रन की स्टार्ट जरूर इसने की थी। अभी बस स्टार्ट में प्रॉमिसिंग रिटर्न्स अभी तक नहीं दिख रहे हैं। 2 महीने से ये चालू है, 6% का लॉस हो रहा है फिलहाल, ठीक है। एंड देखो इन्वेस्टिंग में 15-20% का लॉस तक तो टेंशन है ही नहीं, उतना तो मान के ही बैठो कि आपको हो सकता है लॉस। सो 6% मुझे ज़्यादा टेंशन में नहीं डालता, मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट है जो 6% लॉस पे फिलहाल चल रहे हैं, बट आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अभी रुकना चाहिए या फिर आप डिसाइड करो। मैं अगेन इन्वेस्टेड नहीं हूँ इसमें। एसआरएफ वंडरफुल कंपनी, मन था इसमें राइड करने का अगेन मई 2020 में, यानी 2 महीने पहले मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया था एक बुल रन, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने इधर डिसीजन नहीं लिया कि मैं एसआरएफ लूंगा, लेकिन ये स्टॉक भी चल गया, 17% ऊपर है, अपॉर्चुनिटी अभी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि
अभी से भी किसी को फायदा हो सकता है, बट अगेन मैंने पर्सनली एसआरएफ में इन्वेस्ट नहीं किया है, ये भी मैं बोल दूं, और ना करने का कोई इरादा है। बट हाँ, एक बुल रन हो सकता है। ये वीडियो को आप रिकमेंडेशन के तौर पे तो लेंगे ही नहीं ऑब्वियसली, और आप मेरे कहने पे तो कुछ भी बाय वगैरह कर नहीं रहे हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर से ही डिस्कस करें या खुद की बुद्धि लगाएं तभी इन्वेस्ट करें, मेरे बोलने पे मत जाएं। बट हाँ, मैं अपनी पीठ थपथपाने जरूर आऊंगा अगर मैंने यहाँ कोई कंपनी के बारे में बोला कि हाँ भाई बुल रन शुरू हो रही है और उसमें एक्चुअल में एक बुल रन शुरू हो जाए, नहीं होगा तो उसका भी अपडेट दे दूंगा। 15th नंबर पे मार्क्स फार्मा थी। सच में मैंने नाम ही नहीं सुना था ऐसी कंपनी का, और बुल रन इसमें भी चालू है, जुलाई से ही चालू है, अभी से ही, और भागा है ये 13% ऊपर है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट अगेन ये कंपनी पास में कोई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर नहीं रही है, बट अभी फार्मा है और फार्मा के नाम पे जो भी होगा सब बिक रहा है। सो पॉसिबली उस कारण से एक रन तो चालू है। इज इट अ वेरी बिग बुल रन? क्या ये एक बहुत ज़बरदस्त तेजी का टाइम है? मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट यस, एक बुल रन की स्टार्ट है। मैं ऐसी कंपनियों से दूर रहूंगा। LIC हाउसिंग, IDFC फर्स्ट बैंक, स्टरलाइट, अडानी गैस, टाटा स्टील, किसी में भी कुछ भी नहीं है, सब में नो है। किसी में भी बुल रन मुझे शुरू होती नहीं दिख रही। मारुति ऑटो में है तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं। नेस्ले इंडिया, अगेन इसमें भी मैंने नो लिखा है क्योंकि इसकी बुल रन की स्टार्ट नहीं है, बट ये ऑलरेडी एक बुल रन में है। ये बुल रन कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। मार्च 2017 में ये एक बुल रन में घुसा था। बुल रन में घुसने के क्या पैरामीटर्स है वो मैं शेयर नहीं कर रहा आपके साथ, लेकिन यस, मेरी रिसर्च मुझे ये बताती है कि एक बुल रन मेरे हिसाब से कब शुरू है। इसमें एक बुल रन शुरू हुई थी मार्च 2017 में, एंड वहां से ये स्टॉक 165% ऊपर ऑलरेडी बढ़ चुका है। मतलब आप सोच लो कि 3 साल के अंदर ये स्टॉक में क्या तेजी आई है। अभी जिनके पास है होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करना चाहे तो प्रॉफिट बुक करें, बट मुझे नहीं लगता एक नया बुल रन यहां से शुरू हो रहा है। और ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये यहां से और बढ़ नहीं सकता, क्या पता आप अभी भी इन्वेस्ट करो और यहां से भी पैसे बढ़ जाएं। बट जिनके पास पहले से था वो या तो होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें, डिपेंडिंग ऑन देयर एपेटाइट, उनको कितना प्रॉफिट चाहिए। नया तेजी मुझे या नया एंट्री पॉइंट तो नजर नहीं आया फिलहाल यहाँ। नेक्स्ट, बजाज फिनसर्व, अच्छी कंपनी है लेकिन अभी रिकवरी मोड में ही है और अभी तक तेजी नहीं आई है। ठीक है, बजाज फिनसर्व का तो नहीं पता, पर मैंने बजाज फाइनेंस में अपनी होल्डिंग तेज कर रखी है। एंड ये वीडियो अगर आज जब मैं शूट कर रहा हूँ, इट्स 20 जुलाई, आई होप आप मैं 20 को ही अपलोड कर दूंगा। तो 21 तारीख को बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है, एंड थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और उससे पहले मैंने थोड़ी पोजीशन बनाई है। ये मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूँ, आई हैव सम इन्वेस्टमेंट इन बजाज फाइनेंस, सब मतलब 35% ऑफ माई पोर्टफोलियो इनटू बजाज फाइनेंस, ये मैं बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट अब सिरका पेंट्स, लेकिन इनमें भी अभी भी मुझे बुल रन नजर नहीं आ रही। अभी मुझे लग रहा है सिर्फ रिकवरी हो रही है। सो अब रिकवरी हो फिर एक बुल रन शुरू, अभी समय है उस चीज में। नेक्स्ट अब सिरका पेंट्स, कोई चांस नहीं अभी इसमें। डाबर एक इनिशिएशन फेज में है, अभी तक मैं क्लियर कट ये नहीं बोल सकता एक बुल रन शुरू होगा, बट मे बी यहाँ पे एक बुल रन शुरू हो जाए। 15 दिन में शायद सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी डाबर की तेजी या जो भी उसकी चाल देख करके। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वी कैन वॉच आउट कि डाबर में परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। रेडिको कहता है नो गोदरेज फिलिप, नो अलंकित तो गजब आउट परफॉर्मर था, लेकिन अभी लास्ट 1-1.5 साल से बहुत पिटाई हो रही है। अभी तो ये डाउन ट्रेंड में है, हाथ भी नहीं लगाने का। इन्फोसिस नो, बिरला कॉर्प नो, इंडसइंड नो, एग्रोफॉस मैंने नाम फर्स्ट टाइम सुना था, अगेन इसमें भी नो है। IRCTC हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये 5 साल से कम की इसकी हिस्ट्री है। SBI कार्ड्स की भी सेम कहानी है। SBI कार्ड्स फिलहाल मेरे पास है क्योंकि IPO में लगाया था, अभी भाव आने लग रहे हैं, सोच रहा हूँ काट के निकल जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब भारतीय एयरटेल में नो है मेरा, एंड नो तो देखो बहुत कारणों से है। और सबसे पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इंडस्ट्री में, और जियो के अगेंस्ट अगर कोई कंपनी खड़ी है मुझे उस पर एकदम भी कॉन्फिडेंस नहीं है। एफएल इंडिया, अरे ये बहुत पॉपुलर शेयर है, बहुत लोग मेरे को इस कंपनी के बारे में रिकमेंडेशन करते हैं, बट अगेन दिस इज ऑल्सो अ न्यू कंपनी। हवा बहुत है मार्केट में, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत लोगों के पास है भी, बट अगेन मेरा ये स्टाइल नहीं है। मैं ऐसी कंपनी में हाथ नहीं लगा सकता जिसने एक प्रूवन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं रखा है। सो मेरे हिसाब से इट्स अ नो। SDFC लाइफ में भी नो है, भेल नो है ही, पॉलीकैब नो, अडानी ग्रीन्स अगेन एक नई कंपनी है, दैट टू एक सर्किट वाला स्टॉक है। जो लोग पूछ रहे हैं ठीक है, उनकी जिज्ञासा सही है, बट अगेन एक सर्किट वाले स्टॉक से बचिए, जितना हो सके दूर रहिए उनसे। सर्किट वाले स्टॉक आपको बहुत बुरे हालत में छोड़ सकते हैं। द सेम एडवाइस इज ऑल्सो फॉर आलोक इंडस्ट्रीज एज वेल। ऐसी कंपनियों से दूर रहिए, रुचि सोया से दूर रहिए, ये सब डेंजरस कंपनी है, दूर रहना ही ठीक है। नेक्स्ट अप इस कोटक महिंद्रा बैंक, अभी भी नो है क्योंकि ये रिकवरी मोड में है, अभी तक एक बुल रन शुरू नहीं हुआ है। VIP इंडस्ट्रीज नो, JB केमिकल्स पे अभी फिलहाल नो है क्योंकि इसमें दिसंबर 2019 से एक जबरदस्त बुल रन शुरू हो गया था। ऑलरेडी स्टॉक 77% ऊपर है, होल्ड करने की मैं कह सकता हूँ रिकमेंडेशन है। एंड अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, सॉरी, होल्ड करने की मेरी मैं कह सकता हूँ, मैं आपकी जगह होता तो होल्ड करता। एंड अगेन केमिकल्स में है, बहुत पॉपुलर, और अभी केमिकल्स मुझे लगता है यहाँ से बहुत तेजी कर सकते हैं। अगर
चाइना वाला जो स्टोरी चल रहा है सुनने में आ रहा है वो एक्चुअल में टर्न आउट करे तो। सो जस्ट होल्डिंग ऑन। जिनके पास अगर है जेबी केमिकल, फ्रेश एंट्री तो नहीं है, मेरे को नहीं दिखती एक फ्रेश एंट्री है। अगर आपके पास है तो आप बैठे रह सकते हो उसके साथ। द सेम इज सेम विथ एल्काइल एमाइंस, उसमें भी यही है, ऑलरेडी ऊपर है। अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ और सोचिए मतलब 7-8-10 महीने, 10 महीने भी नहीं हुए यार, मतलब इतने कम समय में ये स्टॉक 167% आपको रिटर्न दे रहा है। अगेन बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है तो ऐसे रिटर्न्स पॉसिबल हैं, बट डर लगता है, मैं शायद हाथ ना दूं ऐसी कंपनियों में। अभी फिलहाल जिसके पास है मजे से बैठे रहो। डिक्सन टेक सेम सिचुएशन, नवंबर 2019 से शुरू हुआ, इसमें एक बुल रन 115% ऑलरेडी ऊपर है, होल्ड करने की राय है जिनके पास ऑलरेडी है, कोई फ्रेश पोजीशन मुझे नजर नहीं आती। नेक्स्ट इज भारत रसायन, अमेजिंग कंपनी। एंड भारत रसायन मैं कह सकता हूँ अपने एग्रो केमिकल्स में है, अच्छी कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है। एंड ये भागा है, बहुत तेज भागा है। इसमें बुल रन मई 2020 में शुरू हुआ, 2 महीने पहले 50% ये ऑलरेडी अप है। एंड अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, बुल रन की स्टार्ट है तो अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली होगी। अगेन ये भी एक ऐसा शेयर था जिसको मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया था, बट आप इन्वेस्ट कुछ ही में कर पाते हो, कुछ हर किसी में नहीं कर पाते हो। सो भारत रसायन अगेन मिस हो गया था, एंड मिस होने के बाद अब मुझे लग रहा है पेनल्टी काफी हाई है। 2 महीने में ये स्टॉक 50% ऑलरेडी अप है। कोई अगर मुझे पूछेगा यहाँ पे भी भैया अपॉर्चुनिटी है क्या, तो मैं शायद इसमें सोचूं, लेकिन इतने हाइट में नहीं, थोड़ा नीचे आए, थोड़ा करेक्शन हो तो शायद सोचूं। अभी हाई काफी ज्यादा है, थोड़ा बच के रहें, एक पीक पे लेने का कोई पॉइंट नहीं है, थोड़ा नीचे आए तो शायद मैटर करे। इसके बाद ओरिएंट इलेक्ट्रिक नई कंपनी है, शायद इसमें भी मुझे डेटा नहीं मिला तो आई प्रिज्यूम ये भी नई कंपनी है। बाद बाकी सब पे नो है, जितने भी आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, चोला, वोडा, जितने भी सब पे नो है। बजाज फाइनेंस तक पे भी नो है। फिर भी मेरी पर्सनल होल्डिंग इसलिए है क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे लग रहा है दाम बहुत सस्ते हैं, इसीलिए मैंने खरीद रखा है। बट अदरवाइज अभी एक बुल रन की स्टार्ट तो है नहीं। हाँ, जिस दिन बजाज फाइनेंस में एक बुल रन की स्टार्ट होगी 100% रिटर्न ये जरूर देके जाएगा, ये भी मैं श्योर हूँ। ठीक है, सो अगेन सब मेरी राय अपने लिए है, आपको मैं कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो ये था अभी तक का हमारा 2 सेगमेंट, जिसमें मैंने बताया पहले रैप अप और दूसरा बताया स्टॉक्स पे चर्चा। अब बात आती है भैया अब आगे हम क्या करें। आप हमें बहुत नई नई चीज़ें आप सिखाए, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझाया, और आज तो आपने स्टॉक्स पे अपनी राय भी बता दी कि कौन कौन से स्टॉक्स पे क्या राय है। लेकिन भैया अब आगे क्या करें हम, और कैसे बढ़ें? अगर ये सीजन यहीं खत्म हो रहा है तो फिर आगे हम करें क्या? तो देखो, आगे करने को तो रिसर्च करनी है आपको। डू योर रिसर्च, जैसे भी आप हो सके आप धीरे धीरे रिसर्च में घुसिए, चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे कि अभी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता सकता हूं कि लोग बहुत दिन से ये चीख चिल्ला रहे हैं कि भाई वॉरेन बफेट साहब के बहुत ज़्यादा कैश है हाथ में, तो पॉसिबली मार्केट क्रैश करने वाला है। भाई जो लोगों ने भी मार्केट क्रैश पे अपनी एनालिसिस की, एंड यूट्यूब पे तो अभी भरमार लगी है, लोग यही अपलोड कर रहे हैं दैट मार्केट क्या क्रैश होगा, मार्केट क्या क्रैश होगा। पॉसिबली या भी यूट्यूब एल्गोरिदम में अच्छा फिट हो रहा है तो लोग इसी पे वीडियो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से क्रैश का सिचुएशन अभी मार्केट में मुझे नहीं दिखा। मतलब मैं लास्ट 1 हफ्ते की तेजी देख रहा हूं, और 1 हफ्ते पहले से ये क्रैश की बातें चल रही थी। मैं इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाते ही गया, मुझे लग रहा है फिलहाल कोई क्रैश का सिचुएशन नहीं है। इसके पीछे 2 कारण है। नंबर 1, मुझे निफ्टी भी स्ट्रांग लग रहा है फिलहाल, एंड इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि बस एकदम भागते ही जाएगा, अभी तो कुछ ज्यादा भाग रहा है। छोटी मोटी 400-500 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी पे पॉसिबल है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूं, जितने भी ग्रोथ स्टॉक्स हैं, सब में बुल रन की स्टार्ट हो रही है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हमने आज डिस्कस किए, उसमें जरूर शुरुआत नहीं हो रही, बट जितने ग्रोथ स्टॉक्स मैं देखता हूं अपने रडार में, मैं देख रहा हूं ज्यादातर जगह बुल रन की शुरुआतें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादातर स्टॉक्स बुल रन की शुरुआत दिखा रहे हैं तो मार्केट यहां से हो सकता है गिरे, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियोज शायद संभल जाएंगे। हो सकता है कि निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियोज ओवर परफॉर्म कर दें या फिर अच्छा परफॉर्म करे, दैट इज एंटायरली पॉसिबल। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में डरने का दरकार नहीं है, एंड मार्केट के बाहर रह करके मार्केट को एक अच्छे लेवल पे आने का वेट करने से हमेशा बेटर होता है मार्केट के अंदर रहें, इन्वेस्टेड रहें, जो होगा देखा जाएगा ना। जब आए हैं ऐसा काम करने तो फिर बाहर से क्यों देखें, लेट्स गेट इनसाइड एंड लेट्स प्ले द गेम। सो दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट द करंट मार्केट सिनेरियो। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहिए। हाँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहिए क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है अभी मार्केट। अगर आप मंजे हुए खिलाड़ी हो तो आपको पता है कि बाजार से कब निकलना पड़ेगा, कब अपनी धोती लपेटो और भागो, तो वो भी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। बट फॉर द बिगिनर्स, उनको मैंने ये बात बोली थी कि देखो एज ऑफ नाउ इस सीजन में आप सिर्फ सीखने का काम करो, मार्केट में घुसने का काम मत करना। ये मैंने सबको पहले में ही बोला था, आज भी मैं यही कह रहा हूं कि अभी भी बहुत सीखना आपको बाकी है, तो रिसर्च पे काम कीजिए। दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू।
ठीक है। अब इसके अलावा आप ये पूछेंगे जरूर कि भैया अब इस सीरीज का भविष्य क्या है, हमारा सीजन 1 तो हो गया, सीजन 2 कुछ आ सकता है क्या? तो मैं आज अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ, सीजन 2 पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, बट ये एक फुल फ्लेजेड सीरीज नहीं होगी, ये एक मिनी सीरीज होगी जिसमें मैं 3 एपिसोड्स लेकर के आऊंगा। मेरी एक डायरी है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ और आज ही मैंने ये आइडिया पुट अप किया है। और इस सीरीज में क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इस सीरीज में होंगे प्रैक्टिकल हैक्स टू फाइंड ग्रोथ स्टॉक्स, यानी कि मैं किस तरह ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढता हूँ, उनमें क्या चीजों की वैल्यू करता हूँ, कितनी एनालिसिस करता हूँ, क्या रिसर्च करता हूँ, उसकी जानकारी आपको 3 वीडियोस में मैं देने वाला हूँ। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। जो लोगों ने अभी तक सिर्फ थियोरेटिकली सीखा है सब बातों को, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह मैं रिसर्च कर रहा हूँ, किस तरह मैं screener.in का प्रयोग कर रहा हूँ, valueresearchonline.com पे डेटा ढूंढ रहा हूँ, किस तरह डेटा रिसर्च कर रहा हूँ, सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। सो ये 3 वीडियोस बहुत जबरदस्त होंगे। ये मिनी सीरीज है लेकिन बहुत बड़ा धमाका होगा जो मैं आज अनाउंस कर रहा हूं। लेकिन ये सीजन आएगा कब, उसके ऊपर जानकारी मैं आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर दूंगा। डिसीजन ले लिया गया है कि ये सीरीज आएगी, ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड, रिसर्च चालू है, इस पे मैं रिसर्च ऑलरेडी चालू रख रहा हूं कि किस तरह जो मैं करता हूं उसको आपके सामने डिस्प्ले करूं, आपको समझाऊं। तो उस पर काम चल रहा है, मिनी सीरीज आएगी जरूर। अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मिनी सीरीज आपको कितने जल्दी चाहिए। मैं आपको इसके ऊपर में पूरा डिसीजन कि कब आ रहा है, कितने दिन में आ रहा है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे 7 से 10 दिन का आप समय दें। So that's it for this video series and I hope आप सबको बड़ा मजा आया होगा। द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर के सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले या सीजन फिनाले यही है हमारा कंक्लूजन एंड आई होप आपको बहुत सारी लर्निंग्स सीखने को मिली होंगी। विद दैट बीइंग सेड आई एम साइनिंग ऑफ, गोज विदाउट सेइंग अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जो कुछ भी करते हैं वो करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें पूरी प्लेलिस्ट को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। थोड़ा वीडियो ज्यादा हो गया, 26 मिनट का हो गया, बट आई थिंक यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव thoroughly learned many new things as well. So that's it. मिलते हैं अगले सीजन में और उस सीजन में और नई नई चीजें और प्रैक्टिकल हैक्स मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, सेहत बनाते रहें, तरक्की करते रहें एंड बस सबको प्यार बांटते फिरें। That's it. जय हिंद एंड आप सबसे मैं मिलता हूं जल्दी। See you. Bye bye.